हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग शूट करने वाले हैं कवित अध्याय जो लिखा गया है भूषण जी के द्वारा, जो काव्य खंड का एक हिस्सा है। और कवित अध्याय के बारे में पढ़ेंगे जो भूषण जी के द्वारा लिखा गया है, भूषण जी द्वारा रचित है। और इस अध्याय का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करते हैं आप वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा और जितने भी नए विद्यार्थी हो वीडियो स्किप करके आगे मत बढ़िएगा, बल्कि सारा देखिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चंस को शूट करने वाले हैं जो एग्जाम में आने ही वाले क्वेश्चंस हैं। और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी प्रश्न होंगे जो एग्जाम में पूछे गए होंगे। क्लियर है बच्चों? तो देखते हैं आज का जो है वो सबसे पहला प्रश्न, और ये अध्याय है कविता। उम्मीद करते हैं आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और सबसे पहला जो प्रश्न है आपके सामने, वो सबसे पहला प्रश्न है कि भूषण जी ने कौन सी कविता लिखी है। तो बच्चों, भूषण जी ने कौन सी कविता लिखी है? हमने कौन सा अध्याय पढ़ाया है? कवित अध्याय, जो किसके द्वारा लिखा गया है? भूषण जी के द्वारा। तो इससे यह पता चलता है कि भूषण जी ने कौन सी कविता लिखी है? कवित कविता लिखी है। नेक्स्ट अगला देखेंगे हम लोग प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है? भूषण जी है भाई, दूसरे थोड़े ना होंगे। कवित शीर्षक कविता है और इसके अगर कवि के बारे में पूछा जाए तो कौन हो जाएंगे कवि? भूषण जी हो जाएंगे। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो अब हम देखेंगे, ज़्यादा समय जो है वो व्यर्थ नहीं करेंगे। तो क्या है कि भूषण रीति काल की किस धारा के कवि हैं? तो भूषण जी जो है वह रीति काल के रीति मुक्त धारा के कवि है। रीति मुक्त धारा के यह कवि है, इसलिए क्योंकि रीति काल में जितने भी कवि थे वो श्रृंगार रस की कविताएं लिखा करते थे। किस रस की कविताएं लिखा करते थे? श्रृंगार रस की। लेकिन ये किस रस की कविता लिखते थे? वीर रस की कविता लिखते थे, वीर गाथा गाया करते थे। इस वजह से यह रीति मुक्त धारा के कवि थे। अगला प्रश्न है कि कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है? तो कवित के प्रथम पद में जो है वह कौन सा रस है? अगर ये हम देखें तो कवित के प्रथम पद में जो है वह वीर रस है। वीर रस क्यों हम कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कवित के प्रथम अध्याय में शिवाजी का परिचय दिया गया है, वीरता का बखान किया गया है कि जैसे इंद्र का राज यम पर है, जैसे शिव का राज कामदेव पर है, जैसे मृगों के झुंड पर सिंह का राज है, वैसे ही जो नीच कुलवंश है, जो नीच कुलवंश है उस पर किसका राज है? उस पर शिवाजी का राज है। नीच कुलवंश वो वंश जो हमेशा मराठा साम्राज्य पर आक्रमण करता है, तो उस पर शिवाजी का राज है। तो यहाँ पर जो है हम वीर रस देखेंगे। तो कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है? वीर रस हमें प्राप्त होता है, तो हम वीर रस पर सही लगाएंगे। अगला प्रश्न है कि छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है? तो छत्रसाल की तलवार युद्ध भूमि में जो दुश्मन है उन दुश्मनों के गर्दन को काटती है और सिर को धड़ से अलग करती है और खूब रक्तपात करती है। रक्तपात करने का मतलब वह ऐसे लपकती है जैसे नागिन अपने दुश्मन की तरफ लपकती है और पल भर में वह दुश्मनों के सिर को उसके धड़ से अलग कर देती है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि सिर मुंड जो है वो तैयार हो रहे हैं, जैसे मानो कि माँ भगवती काली को जो है वो उन्हें अर्पित करना हो। तो इससे ये पता चलता है कि काली देवी को क्या प्रदान करती है? तो भोजन प्रदान करती है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, वो अगला प्रश्न है कि लागती लपकी कंठ बैरिणी के नागिनीसी में कौन सा अलंकार है? तो लागती लपकी कंठ बैरिणी के नागिनीसी में अनुप्रास अलंकार है। कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार जो है वो लागती लपकी कंठ बैरिणी की नागिनीसी में है बच्चों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना भूषण की है? तो भूषण जी की जो रचना है वो साफ दिख रहा है कि शिवराज भूषण जो है वही इनकी रचना है, क्योंकि कवि परिचय में हमने देखा था कि शिवराज भूषण जो है वह किसकी कीर्ति है? तो वह भूषण जी की कीर्ति है। इसके आगे हम लोग अभी अगला प्रश्न देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ और, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके और वहाँ से ये पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो है वो हम लोग देखेंगे बच्चों। तो अगला जो प्रश्न है वो है आपके सामने 5 नंबर क्वेश्चन है ना। 5 नंबर क्वेश्चन है और उधर 11 नंबर क्वेश्चन है। टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हुआ है, ये मैं भूल जा रहा हूँ। मैं जो भैया टाइप कर रहा हूँ उनसे ये कहने वाला हूँ कि आप सीक्वेंस से 1 2 3 4 ऐसे दीजिए ताकि
ये जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो देखा जाए क्या होगा। तो अगला जो प्रश्न है वो है कि कवित के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है। तो कवित अध्याय के द्वितीय पद में किसकी अभिव्यंजना हुई है बच्चों? विभत्स रूप की व्यंजना हुई है, क्योंकि महाराजा छत्रसाल की तलवार की व्याख्या की गई है कि वह जिधर जाती है उधर क्या करती है? मार काट मचा देती है। रक्त पिपासु हो गई है उनकी तलवार, और दुश्मनों पर जो है वह ऐसे टूट पड़ती है जैसे कि भेड़ के झुंड पर जो है वह, जैसे कि मृग के झुंड पर जो है वह सिंह टूट पड़ता है, और ठीक वैसे ही जो है वह टूट पड़ती है तलवार। लपकती है ऐसे जैसे वह गर्दन को काट करके ही अलग होती है, जैसे कि नागिन जो है वह अपने दुश्मन पर जो है वो लपकती है, अटैक करती है, धावा बोलती है। ठीक वैसे ही यहाँ पर उसी तलवार के उस महाप्रलयकारी रूप का वर्णन जो किया गया है, उस पर एक प्रश्न है आपके सामने कि कवित के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है। तो विभत्स रूप की अभिव्यंजना हुई है। किसकी अभिव्यंजना हुई है बच्चों? विभत्स रूप की अभिव्यंजना हुई है। भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? ब्रज भाषा में। ये भी हम लोगों ने कवि परिचय में ही देखा था कि भूषण जी ने किस भाषा में अपनी रचनाओं को जो है वह पूरा किया है? तो ब्रज भाषा में। अगला है कि छत्रसाल की तलवार कौन सा रूप धारण कर रखी है? तो छत्रसाल की तलवार जो है वह मधुर रूप तो धारण नहीं की है, ना ही भयंकर रूप, बल्कि वह रौद्र रूप धारण की है। रौद्र रूप का मतलब ऐसा लगता है जैसे वह नरमुंडों की माला बनाने के लिए और रुद्रदेव को चढ़ाने के लिए संकल्पित हो, और वह तलवार बार बार वार करती है अपने दुश्मनों पर और उनके सिर को उनके धड़ से अलग कर देती है। तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण किया है? तो छत्रसाल की तलवार ने रौद्र रूप धारण किया है। अगला देखेंगे कि भूषण ने समुद्र अग्नि से किसकी तुलना की है? तो भूषण जी ने समुद्र अग्नि से तुलना शिवाजी महाराज की है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? शिवाजी। भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है? भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है? तो भूषण के प्रथम दंड में अभी मैंने बताया कि वहां पर जो है वह शिवाजी के बारे में बताया जाता है कि जैसे इंद्र का राज, राज मतलब वीरता का बखान किया जा रहा है, इंद्र का राज यम पर है, जैसे शिव शंभु का राज कामदेव पर है, जैसे मृगों के झुंड पर सिंह का राज है, वैसे ही जो नीच कुलवंशी हैं अर्थात जो आक्रमणकारी है मराठा साम्राज्य पर, उन पर किसका राज है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो है वो राज है। अर्थात 12 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा कि भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है? वीर रस। अगला जो है वो हम देखेंगे प्रश्न बच्चों कि भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? तो भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? तो वीर रस की अभिव्यंजना नहीं हुई है, क्योंकि द्वितीय छंद में जो है वो क्या किया गया है? तो तलवार की व्याख्या की गई है, जो रक्त पिपासु है, रक्त की धार बहा दे रही है। बार बार जो है वो महाराजा छत्रसाल दुश्मनों पर प्रहार करते हैं, युद्ध करते हैं, भिड़ते हैं और सिर को धड़ से अलग कर देते हैं, अर्थात रौद्र रूप है। तो इसका क्या हो जाएगा? रौद्र रस हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न क्या है कि प्रलय भानु तम तुम में कौन सा अलंकार है? प्रलय भानु तम तुम में कौन सा अलंकार है? तो इसका जो जवाब होगा बच्चों वो हो जाएगा रूपक। रूपक अलंकार, रूप की व्याख्या की गई है ना। प्रलय भानु तम तुम का मतलब जैसे भानु, जैसे सूर्य से तीक्ष्ण किरणें निकलती हैं, वैसे ही महाराजा छत्रसाल म्यान से अपनी तीव्रता से जो है वह तलवार निकालते हैं। तो रूप की व्याख्या की गई ना, इसी वजह से ये क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जितने भी प्रश्न हैं उनकी इसी तरीके से व्याख्या कर करके और सारे प्रश्नों का जो है वो उत्तर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आएगा। जो भी विद्यार्थी नए हैं वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ मेरा ये पूरा विश्वास है कि नवंबर माह से पहले ही, नवंबर माह ज़्यादा से ज़्यादा नवंबर माह तक जो है वो 1K सब्सक्राइबर यूट्यूब चैनल पर हो जाएंगे। आप लोग ऐसे ही साथ देते रहिए। इसके बाद लाइव क्लासेज जो है वो हम लोग कंडक्ट करेंगे यूट्यूब पर, और लाइव क्लासेज में ज़्यादा समस्या नहीं होगी। लाइव क्लासेज में A to Z जो है वो एब्सोल्यूट क्लास चलेगा, समय भी कम लगेगा वीडियो अपलोड करने में, और खूब बेहतरीन क्लासेस चलेगा। और इस तरीके से हम लोग 10+2 के एग्जामिनेशन में जो है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस भी करेंगे। इस तरह का कंटेंट लेकर के आएंगे। इस तरह का कंटेंट होगा जो A to Z एग्जाम बेस्ड होगा, एग्जाम में आए हुए प्रश्न होंगे, साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रश्न गेस किए हुए प्रश्न रहेंगे, यानी कि
वो ऐसे प्रश्नों को मैं उनमें सम्मिलित करूंगा। कुछ ऐसे भी प्रश्न होंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में जो है वो क्वेश्चन बैंक से कह सकते हैं या उससे भी और पहले से विगत 10 से 15 वर्षों के जितने भी प्रश्न हैं जो बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में, उन सबको हल किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप अपना स्नेह ऐसे ही बनाए रखिएगा और नवंबर माह के अंत तक 1 के सब्सक्राइबर जरूर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है बच्चों कि कौन सी कीर्ति भूषण की है। तो कौन सी कीर्ति जो है वो भूषण जी की है, तो इसका जवाब है शिवा बावनी। ये बापनी नहीं है, बावनी है। शिवा बावनी जो है वह किसकी कीर्ति है, तो भूषण जी की है। अगला प्रश्न है इसके बाद कि भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है। तो भूषण जी ने जो है वह वीर रस को प्रमुखता दी है। भूषण जी ने जो है वह वीर रस को अपनाया है और अपनी कविताओं को जो है वह लिखा है वीर रस को व्यक्त करते हुए। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो है शिवाजी के पुत्र का नाम था। शिवाजी के पुत्र का नाम साहू जी था और शिवाजी के बाद साहू जी ही थे जो इनको अपने यहाँ रखे थे, अर्थात इनके कौन थे, तो इनके आश्रयदाता थे साहू जी महाराज। अगला जो प्रश्न है वो है शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं। शिवा बावनी सुनिए कि कई लोगों का दिमाग घूम जाता है कि शिवा बावनी है तो 152 होगा, सुबह सुबह 151 तो एगो जोड़ देंगे तो 52, गलती हो जाएगा। सही क्या होगा, तो शिवा बावनी में 52 मुक्तक थे। कितने मुक्तक थे, 52 थे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है कि निम्न में से तम का पर्यायवाची लिखें। तो निम्न में से तम का पर्यायवाची क्या होगा, तिमिर। तम का पर्यायवाची तिमिर, साधारण सा प्रश्न है। तो तम का जो पर्यायवाची है वह तिमिर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लागती लपक की कंठ बैरिणी के नागिनीसी में कौन सा अलंकार है। तो लागती लपक की कंठ बैरिणी के नागिनीसी में अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार क्यों है, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो लागती लपक की कंठ बैरिणी के नागिनीसी, यानी तलवार ऐसे लपकती है दुश्मनों की तरफ जैसे कि नागिन लपकती है अपने दुश्मनों की तरफ। तो अब इससे क्या पता चलता है, इससे जो है वह अनुप्रास अलंकार तुलना किया गया है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। अगला जो है वो अब हम देखेंगे कि भूषण रीति काव्य की किस धारा के कवि है। तो भूषण जी जो है वह रीति काव्य के किस धारा के कवि है। अगर हम देखें तो वह रीति पर आधारित जो है वो कविताएं नहीं लिखते हैं। भूषण जी रीतिकाल के कवि होते हुए भी रीति पर आधारित कविताएं नहीं लिखते हैं। किस पर आधारित कविताएं लिखते हैं, तो वीरता, पराक्रम, शौर्य और बल को प्रदर्शित करने वाले, युद्ध भूमि की परिगाथा गाने वाले भावों को लिखते हैं अपने कविताओं में। इस वजह से यह रीति मुक्त धारा के कवि हो जाते हैं, अर्थात रीति काल के होते हुए भी यह रीति के अनुसार चलने वाले उस समय के काव्य को यह नहीं अपनाते हैं, उन काव्य के तरीकों को नहीं अपनाते हैं, बल्कि यह वीर रस की कविताओं को लिखते हैं, अर्थात यह रीति मुक्त जो है वह धारा के कवि है। इसके बाद हम अगला जो है वो देखेंगे प्रश्न, लेकिन उससे पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। फिर से अगर कोई भी नया विद्यार्थी जुड़ गया है जो देख रहे हैं इस वीडियो को, तो जो भी विद्यार्थी जुड़ गए हैं इस वीडियो से और नए हैं इस यूट्यूब चैनल पर, उनसे आग्रह है कि वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को जरूर दबाएंगे, ताकि जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले ही चला जाएगा। ठीक है बच्चों, अब उम्मीद करते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। अब हम लोग देखेंगे इसके आगे का प्रश्न। तो इसके बाद जो अगला प्रश्न है बच्चों वो है कि छत्रसाल दशक में कितने छंद हैं। क्या है अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि छत्रसाल दशक में कितने छंद हैं। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक जो है वो समझ में आ गया होगा। इसके आगे का जो भी अभी प्रश्न है वो भी आपको समझ में आएगा। समझ में आएगा क्यों नहीं, इतने बढ़िया से बताएंगे कि वो समझ में आ ही जाएगा। हर एक ऑप्शनल क्वेश्चन का जो है वो व्याख्या होगा, ऐसे ही नहीं कि केवल 20 नंबर क्वेश्चन है तो 20 नंबर का ये हो गया वो हो गया, ऐसे नहीं, उसका व्याख्या किया जाएगा। व्याख्या करेंगे ताकि फिर से पूरा काव्य खंड का जो है वो रिवीजन हो जाए, ताकि जब उसका प्रश्न उत्तर हम लोग पढ़ेंगे तो बेहतरीन ढंग से समझ में आए कि आखिर जो है वो प्रथम छंद में क्या था, द्वितीय छंद में किसकी व्याख्या की गई थी, और ऑप्शनल जैसे बता रहे हैं कि प्रथम छंद में शिवाजी की व्याख्या की गई है, शिवाजी की वीरता और पराक्रम का व्याख्या किया गया है, और द्वितीय छंद में क्या किया गया है, तो महाराजा छत्रसाल के तलवार की व्याख्या की गई है, अर्थात महाराजा छत्रसाल के युद्ध कौशल की व्याख्या की गई है। उनकी तलवार पल भर में उधर लपक जाती है जिधर दुश्मन रहते हैं, और उनके सिर को उनके धड़ से क्या कर देती है, अलग कर देती है। इस तरह से हम जो है वो दोनों ही पदों का व्याख्या करते हुए आगे बढ़ रहे हैं ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चंस में भी। तो आप देखिएगा कि जब प्रश्न उत्तर वाला वीडियो हम शूट करके अपलोड करेंगे आपको बहुत ही सरलता से समझ में आएगा। एक बार वीडियो देखिएगा सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं
अगला प्रश्न है कि छत्रसाल दशक में छंद है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, छत्रसाल दशक, दशक मतलब 10, तो छत्रसाल दशक में छंद कितने हैं, 10 है, और यह भूषण जी द्वारा रचित है छत्रसाल दशक। नेक्स्ट है कि शिवराज भूषण किसकी कीर्ति है, भूषण जी की कीर्ति है। नाम से स्पष्ट है, ऑप्शन देख करके हम सही लगा देंगे कि शिवराज भूषण किसकी कीर्ति है, भूषण जी की कीर्ति है। चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे, भाई थे। ये हमने कवि परिचय में देखा था कि चिंतामणि त्रिपाठी जो है वह भूषण जी के कौन थे, भाई थे। छत्रसाल दशक किसकी कीर्ति है, वही प्रश्न क्या कर दिया गया, घुमा दिया गया। एक तरफ पूछा गया कि छत्रसाल दशक में छंद कितने हैं, तो मैंने कहा 10, और फिर वही प्रश्न घुमा करके पूछा गया कि छत्रसाल दशक किसकी कीर्ति है, तो छत्रसाल दशक जो है वह भूषण जी की कीर्ति है। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे बच्चों, और अगला प्रश्न है कि छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है, छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है, भयंकर रूप ना, मधुर रूप ना, मधुर रूप मतलब समझते हो ना, दुश्मनों को जो है वो मधुरता से बात करती है तलवार ना, क्या करती है, रौद्र रूप, सिर को काट काट के, मतलब सिर को ऐसा जो है वो छत्रसाल की तलवार प्रहार करती है कि गर्दन कट जाता है और सिर अलग और धड़ अलग, हर तरफ रौद्र रूप है। तो ये क्या हो जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा रौद्र रूप। अगला देखिएगा, अगला है 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न में जो है वह पूछा गया है कि प्रलय भानु तमतुम में कौन सा अलंकार है। तो प्रलय भानु तमतुम में जो अलंकार है बच्चों, वो प्रलय भानु तमतुम में अलंकार है यम, अनुप्रास, उपमा, रूपक। क्या किया गया है, अभी बताए थे, इसमें भी तुलना किया गया। प्रलय भानु तमतुम में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। ये प्रश्न दोहराया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा रूपक अलंकार। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रचना भूषण की है। तो निम्न में से कौन सी रचना भूषण की है, तो यहाँ पर शिवराज भूषण जो है वह भूषण जी की रचना है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है। तो भूषण जी ने जो है वह ब्रज भाषा में रचनाओं को संपन्न किया है। उम्मीद करते हैं आपको ये सारा प्रश्न जो है वो समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है वो अब हम देखते हैं कि सारा का सारा जो प्रश्न है वो पूरा हो चुका है, और इस तरीके से कविता अध्याय का जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न था वो सब का सब पूरा हो गया है ना। और हम लोगों ने एक ही वीडियो शूट में इसे कंप्लीट किया। जो भी नए विद्यार्थी हैं या जो भी पुराने विद्यार्थी हैं, उनसे एक चीज़ ये कहना था कि नए विद्यार्थी हैं खास करके, उनसे ये कहना था कि आप ये वीडियो जो है वो देख रहे हो साइंस जंक्शन यूट्यूब चैनल धीरज सर, साइंस जंक्शन धीरज सर यूट्यूब चैनल पर, लेकिन यही चैनल जो चैनल है साइंस जंक्शन धीरज सर, इस चैनल पर जो वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं वो माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर के अंतर्गत शूट कर रहे हैं। तो जो भी विद्यार्थी ऑफलाइन क्लासेज करना चाहते हैं वो माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। अखौरीपुर गोला, चौसा बक्सर, यानी बक्सर जिला में चौसा प्रखंड में अखौरीपुर गोला ग्राम का नाम है, और यहाँ पर आकर के आप जो है वो क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ आने के बाद आप इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 7667067371। अगर आप ऑनलाइन वीडियो से संतुष्ट हो तो ऑफलाइन क्लासेस में क्लास जरूर ज्वाइन करें। साथ ही साथ अपने जो भी मित्र बंधु भाई होंगे, आप छोटे भाई होंगे, उनको भी सजेस्ट कीजिए कि वो ऑफलाइन क्लासेस में आकर के और क्लासेस कंडक्ट है, क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस तरीके से आज की वीडियो में हम लोग केवल और केवल कविता अध्याय के पूरे प्रश्नोत्तर ऑब्जेक्टिव का हल हम लोगों ने देखा। इससे आगे हम लोग कविता अध्याय का जितना भी संपूर्ण प्रश्नोत्तर व्याख्या है उस संपूर्ण प्रश्नोत्तर व्याख्या को जो है वो अब हम लोग हल करेंगे, 1 वीडियो शूट में हल करेंगे। लेकिन तब तक आप वीडियो के जैसे अंत तक अभी बने हुए हैं उसमें भी बने रहिएगा और उसको भी ढेर सारा स्नेह दीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाइएगा तभी सारे के सारे वीडियोस जो है वो आप तक पहुंचेंगे नोटिफिकेशन के रूप में, और आप देखिएगा और बेहतरीन नंबर लेकर के आइएगा। इतना बेहतरीन नंबर लेकर के आइएगा कि पूछिए मत। तैयारी की जिम्मेवारी मेरी है, खूब बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे, खूब अच्छा नंबर आप लाएंगे। बस इतना ही कहना था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।